शाम के 6 बज रहे थे, लेकिन पहाड़ी वादियों में घना अंधेरा ऐसे छाया हुआ था मानो आधी रात हो। आसमान से आफत बनकर मूसलाधार बारिश बरस रही थी, जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहाड़ के ऊबड़ खाबड़ और फिसलन भरे रास्तों पर हरिया अपनी बैलगाड़ी पर लदे गेहूं की बोरियों को बचाने की जद्दोजहद कर रहा था। ठंडी हवाएं हड्डियों तक को कपा रही थी, लेकिन हरिया के माथे पर चिंता की लकीरें पसीने की तरह उभर आई थी। वो पूरी तरह भीग चुका था। उसने आसमान की ओर बेबसी से देखा और मन ही मन बुदबुदाया, अरे बाप रे, ये कैसी प्रलयंकारी बारिश है। ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ये गेहूं भीग गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। जैसे भी हो, मुझे ये बोरियां जमींदार साहब के घर सही सलामत पहुंचानी ही होंगी। हरिया एक बेहद गरीब किसान था, जिसके जीवन का पूरा आधार उसकी थोड़ी सी खेती ही थी। घर पर उसकी बीमार और बूढ़ी मां खटिया पर पड़ी थी, जिसकी दवा और इलाज का खर्च इसी गेहूं की फसल पर निर्भर था। मां का चेहरा याद आते ही हरिया का दिल बैठ जाता था। वो हमेशा अपनी मां की सेहत को लेकर परेशान रहता था। तभी अचानक जोरों की बिजली कड़की। रोशनी इतनी तेज थी कि पल भर के लिए अंधेरा भी दिन की तरह चमक उठा, और उसके तुरंत बाद बादलों की गड़गड़ाहट ने कानों को सुन्न कर दिया। हरिया बुरी तरह सहम गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए मन में कहा, भाई, ये क्या था? ऐसा लगा जैसे आज आकाश ही फट गया हो। डर और जिम्मेदारी के बीच फंसे हरिया ने अपने बैलों की रस्सी खींची और उन्हें पुचकारते हुए कहा, चल मेरे भाई, जल्दी कर, बस थोड़ी दूर और है। उसने बैलों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया। रास्ता कठिन था और बारिश जानलेवा, लेकिन हरिया का हौसला नहीं टूटा। संघर्ष करते करते रात के 8 बज चुके थे। अंततः भीगा हुआ और थका हारा हरिया जमींदार की ऊंची हवेली के दरवाजे पर पहुंच गया। हरिया ने विशाल और भारी भरकम दरवाजे पर दस्तक दी और अपनी पूरी ताकत लगाकर आवाज लगाई, जमींदार साहब, ओ जमींदार साहब। बारिश के शोर में उसकी आवाज मुश्किल से गूंज रही थी। कुछ पलों बाद दरवाजा चरमराते हुए खुला। लालटेन की मध्यम रोशनी में जमींदार साहब खड़े थे। सामने भीगे हुए और ठिठुरते हरिया को देखकर वे चौंक गए। उनकी आंखों में अचरज था। वे बोले, अरे हरिया, तू इस वक्त इतनी भयंकर रात और तूफान में तू यहाँ क्या कर रहा है? आजा, जल्दी अंदर आजा। हरिया ने अपना साफा निचोड़ा और अंदर आते हुए कहा, हाँ साहब, हमेशा तो मैं अपनी फसल का पहला गेहूं आपको ही देता हूँ। इस बार भी वही लाया हूँ, वादा जो किया था। लेकिन साहब, ये बारिश तो आज जान लेने पर तुली है। इतना कहते हुए हरिया ने नजर उठाकर जमींदार की ओर देखा। उसने गौर किया कि जमींदार साहब का चेहरा बुरी तरह उतरा हुआ था। उनकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि खौफ और गहरी चिंता थी। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी बड़ी मुसीबत में घिरे हों और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो। हरिया से रहा नहीं गया। वो कुछ पल उनके चेहरे तो को पड़ता रहा और फिर संकोच करते हुए बोला, साहब, माफ करना, पर आप कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या कोई मुसीबत है? जमींदार साहब ने पहले तो बात टालने की कोशिश की। नहीं नहीं हरिया, कुछ नहीं, तू अपनी फिक्र कर। लेकिन हरिया ने जब बार बार और अपनेपन से पूछा तो उनका सब्र का बांध टूट गया। जमींदार ने एक गहरी आह भरी और भारी मन से बताया, अरे हरिया, क्या बताऊं, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। मुझे एक बेहद जरूरी चीज काली घाटी पहुंचानी है। वो चीज आज रात ही वहां पहुंचनी चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। पर इस मूसलाधार बारिश और तूफान में मैं कैसे जाऊं? न कोई बैलगाड़ी वाला तैयार होगा और न ही कोई रिक्शा वाला इस मौसम में बाहर निकलेगा। जमींदार की लाचारी देखकर हरिया का दिल पसीज गया। उसे अपनी थकावट याद नहीं रही। उसने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया और दृढ़ता से कहा, साहब, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं हूं ना, मेरी बैलगाड़ी बाहर ही खड़ी है। आप वो चीज मुझे दीजिए, मैं उसे काली घाटी छोड़ आऊंगा। हरिया ने अपनी वफादारी का सबूत देते हुए
ये जोखिम भरा काम अपने सिर ले लिया है। हरिया की बात सुनकर जमींदार की आंखों में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। उन्होंने गदगद होकर कहा, अरे हरिया, क्या तू सच कह रहा है? तेरी बात सुनकर मेरे मन का बोझ अब थोड़ा हल्का हुआ है। मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। हरिया ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, अरे साहब, आप हमारे माई बाप हैं। हमने आपका नमक खाया है, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? तभी जमींदार का चेहरा अचानक बदल गया। उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता और डर तैरने लगा। उन्होंने हरिया के करीब आकर धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, लेकिन हरिया, मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। इस पोटली को रास्ते में खोलने की कोशिश भूल कर भी मत करना। और एक बात जो सबसे जरूरी है, काली घाटी के रास्ते में चाहे तुझे कोई भी पुकारे, कोई भी आवाज दे, तुझे रुकना नहीं है। याद रखना, अगर तू रुका तो तू फिर कभी अपने घर जिंदा लौट नहीं पाएगा। जमींदार की यह भयानक चेतावनी सुनकर हरिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसके दिल की धड़कन तेज हो गए। मन में हजारों सवाल उठने लगे। आखिर इस छोटी सी पोटली में ऐसा क्या है, और रास्ते में कौन मुझे रोकेगा? उसकी बहुत इच्छा हुई कि वह पूछ ले कि इस पोटली में क्या रहस्य है, लेकिन जमींदार का गंभीर चेहरा और माहौल देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने थूक निगला और कांपती आवाज में कहा, जी ठीक है साहब, जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। जमींदार ने एक लाल कपड़े में लिपटी हुई पोटली हरिया के हाथों में थमा दी। पोटली हल्की थी, लेकिन हरिया को उसका भार मन पर बहुत भारी लग रहा था। उसने पोटली को अपनी बगल में छिपाया और अपनी बैलगाड़ी पर जा बैठा। बाहर बारिश का शोर और बढ़ गया था। बिजली कड़क रही थी और हवाएं चीख रही थी। हरिया ने अपने बैलों को हाँका और अंधकार में डूबी काली घाटी की ओर निकल पड़ा। हवेली की रोशनी पीछे छूट गई और अब सामने था सिर्फ घना अंधेरा और डरावना रास्ता। रात के 9 बज चुके थे। हरिया को अब कुछ अजीब सा आभास होने लगा था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ही उसने वो पोटली अपनी गाड़ी में रखी, उसके पीछे अचानक कोई बहुत भारी वजन आ पड़ा हो। उस अदृश्य बोझ के कारण बैल भी बुरी तरह दब गए थे और उनकी चाल अब धीरे धीरे हो गई थी। अभी हरिया उस अदृश्य बोझ को संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक एक काली साया बिजली की रफ्तार से उसकी बैलगाड़ी के ठीक सामने से गुजरा। हरिया बुरी तरह चौंक गया। उसने जोर से अपनी आंखें बंद की और फिर खोली। सामने कुछ नहीं था सिवाय अंधेरे और बारिश के। उसने खुद को तसल्ली देते हुए सोचा, शायद ये मेरा वहम है। इतनी थकान और डर के कारण दिमाग मेरे साथ खेल खेल रहा है। यह कौन हो सकता है? वो खुद को समझाकर मुश्किल से कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि तभी पीछे से एक आवाज आई। उस आवाज को सुनते ही हरिया के रोंगटे खड़े हो गए और खून जम गया। वो आवाज किसी अजनबी की नहीं, बल्कि हरिया की बीमार मां की थी। आवाज में वही दर्द और वही बुढ़ापे की कंपन थी। पीछे से रोने और गिड़गिड़ाने की आवाज आई। बेटा हरिया, ओ मेरे लाल, मुझे यहाँ इस सुनसान जंगल में छोड़कर मत जा। देख, मैं यहाँ बारिश में भीग रही हूँ। मुझे बहुत ठंड लग रही है बेटा, और तू मुझे बिना देखे जा रहा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तू क्या करेगा? हरिया का दिल बैठ गया। उसका मन हुआ कि तुरंत लगाम खींचे और कूदकर अपनी माँ के पास जाए। उसे लगा कि शायद उसकी माँ उसके पीछे पीछे आ गई होंगी और अब मुसीबत में है। माँ का वास्ता सुनकर उसके हाथ कांपने लगे और बैलों की रस्सियां ढीली पड़ने लगी। जमींदार की चेतावनी और माँ की ममता के बीच हरिया बुरी तरह फंस गया। उसने मन ही मन सोचा, अरे मेरी माँ तो खाट से उठ भी नहीं सकती, वो इतनी बीमार है, और मैं खुद उन्हें घर पर छोड़कर आया था। वो यहाँ इस तूफानी जंगल में कैसे आ सकती हैं? हरिया को समझते देर नहीं लगी कि यह कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई बुरी शक्ति है। उसने कांपते हुए सोचा, जरूर इस पोटली में कोई ऐसा राज है जो मेरी समझ से बाहर है। ये सब उसी का किया धरा है। डर के मारे हरिया का गला सूखने लगा। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत लगाकर जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जैसे ही उसने चौपाई शुरू की, पीछे से आने वाली आवाजें और भयानक हो गईं। कभी किसी के चीखने की आवाज आती तो कभी डरावनी हंसी गूंजती। हरिया, तू बच नहीं पाएगा। फिर हरिया ने जोर से चिल्लाकर कहा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा के प्रताप से हरिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बैलों को हाँकता रहा। करीब 1 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद बिजली की चमक में उसे सड़क के किनारे एक पुरानी और विशाल हवेली दिखाई दी। हवेली खंडर जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी छत बची हुई थी। हरिया ने बैलों की हालत देखी। वे बुरी तरह हाँफ रहे थे और अब एक कदम भी आगे बढ़ाने की हालत में नहीं थे। जमींदार की चेतावनी उसके दिमाग में थी, लेकिन बैलों की हालत देख उसने सोचा, अगर अब मैं नहीं रुका तो ये बेजुबान जानवर मर जाएंगे। थोड़ी देर यहाँ रुककर सुस्ता लेता हूँ, फिर निकल जाऊंगा। उसने बैलगाड़ी को हवेली के बाहर रोका और पोटली को कसकर पकड़ते हुए अंदर गया। जैसे ही हरिया ने हवेली के मुख्य द्वार से अंदर कदम रखा, उसे एक बेहद अजीब और तीखी गंध आई। ये गंध ऐसी थी जैसे कोई जानवर मरा पड़ा हो या पुराने सड़े हुए फूलों की हो। हवेली के अंदर सन्नाटा था, बस बाहर की बारिश का शोर आ रहा था।